नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 का इतिहास विषय का जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था आपका उसको हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपके 1 से 10 जो क्वेश्चन थे वो थे 1-1 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो समृद्धि एवं शहरी जीवन के लिए भी जानी जाती है, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए भी जानी जाती है, गणित एवं खगोल विद्या के लिए भी जानी जाती है। तो उपरोक्त सभी है वो आपका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन था कि उरुक नगर की जो प्रमुख देवी कौन थी, तो वो थी इनाना। थर्ड क्वेश्चन था रोम साम्राज्य के पश्चिमी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो जो रोमन साम्राज्य था उसके पश्चिम भाग में जो भाषा बोली जाती थी वो थी लैटिन भाषा, या जिसको हम हिंदी में लिखते हैं लातीनी भाषा। तो आपका यहाँ दिया गया कि साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी यानी लैटिन भाषा और यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता था। जो पूर्वी भाग है आपका, पूर्वी भाग के जो उच्चतर वर्ग के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, यूनानी भाषा। और जो पश्चिमी भाग है उसमें जो बोली जाती थी भाषा वो थी लातीनी भाषा यानी लैटिन भाषा। तो आपको पूछा गया था पश्चिमी भाग में, तो कौन सी हो जाएगी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया था चंगेज खान की जो राजधानी है उसका क्या नाम था। तो चंगेज खान की जो राजधानी थी कराकोरम। क्वेश्चन 5 मारी के जो राजा हैं वो किस समुदाय के थे। तो मारी के जो राजा थे वो थे एमोराइट समुदाय के। 6 आपका पूछा गया था चंगेज खान के कबीले का नाम क्या था। तो चंगेज खान के जो कबीले का नाम था वो था कियात कबीला। 7 पूछा गया था रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा। तो रोम साम्राज्य की जो प्रमुख भाषा थी वो थी लैटिन और यूनानी। लैटिन और यूनानी जो भाषा है वो रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। 8 आपको पूछा गया था मेसोपोटामिया की संस्कृति का विकास किस नदी के तट पर हुआ था। तो मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है उसका जो विकास हुआ था दजला और फरात नदी के तट पे। दजला और फरात नदी। क्वेश्चन 9 पूछा गया था आपसे रोमन साम्राज्य में एम्फोरा क्या था। तो जो रोमन साम्राज्य था उसमें जो एम्फोरा होता था वो एक प्रकार का कंटेनर होता था जिसमें शराब व जैतून का तेल भरकर लाया और ले जाया जाता था, जिसको डिटेल में हम देखेंगे कि एम्फोरा क्या है। तो एम्फोरा जो है वो चिकनी मिट्टी के जो बने होते मटके थे उनको कहा जाता था। तो चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मिट्टी के बने होते तो इसके दोनों ओर हत्थे लगे होते थे। मटके कई आकर्षक डिजाइनों में बने होते थे जिनके हजारों की संख्या में अवशेष प्राप्त हुए। इन मटकों को कंटेनर कहा जाता था जिनमें शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी। अतः जो एम्फोरा है उसका उपयोग तरल पदार्थों के आयात और निर्यात में होता था। और दूसरा जो एक चीज और थी कि ड्रेसल 20 का चित्र आप देख सकते हैं, ये ऐसा बना होता था। स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल को मुख्य रूप से जिन कंटेनरों में लाया जाता था उन्हें ड्रेसल 20 नाम दिया गया था। और ये नाम दिया था पुरातत्वविद जो हेनरी ड्रेसल था इसके नाम पर इसका नाम रखा गया था, क्योंकि उन्होंने ही यह सुनिश्चित किया था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के उत्खनन में प्राप्त असंख्य कंटेनर ड्रेसल 20 है। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 ईस्वी तक चरमोत्कर्ष पर था। तो जो स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल होता था मुख्य रूप से उसको ड्रेसल 20 में आयात निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसमें आपके कथन और कारण दिए गए थे। कथन में था कि रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, और कारण दिया था कि इस साम्राज्य में यूरोप, अफ्रीका और एशिया शामिल थे। तो आपका आंसर जो है वो पहला हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका पूछा गया था आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो पुराने मंदिर थे वो बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। तो हम देखेंगे कि जो सुमेरियाई लोग हैं वो बहुदेववादी थे। प्रत्येक ग्राम का और प्रत्येक शहर का अपना देवता होता था। निसंदेह उनके देवी देवताओं की संख्या विशाल थी और उनमें से अधिकांशतः प्रकृति की शक्तियों के प्रतिनिधि थे। उदाहरण के लिए इनाना जो है वो प्रेम और युद्ध की देवी थी, तो उर है वो चंद्र देवता होता था। ये सुमेर के लोकप्रिय देवी देवता थे। इसके अतिरिक्त एनलिल सुमेर में पूजे जाने वाले देवताओं में सर्व प्रमुख था।
इस देवता को मानवता का स्वामी और राजाओं का राजा माना जाता था। विभिन्न देवी देवताओं के निवास के लिए बनाए गए मंदिर उनके घर होते थे। प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण विशेष योजना के आधार पर किया जाता था। मंदिर का जो केंद्रीय कक्ष है वो देवी देवता की प्रतिमा कक्ष से जुड़ा होता था। इसके अतिरिक्त मंदिरों के दोनों तरफ गलियारा होता था, परंतु बाद के काल में मंदिरों का निर्माण घर की योजना अनुसार होने लगा। इसके अंतर्गत एक खुले आंगन के चारों ओर अनेक कमरे बनाए जाते थे। देवी देवता की मूर्ति के दर्शन सीधे नहीं होते थे, वहां तक पहुंचने के लिए आंगनों, बाहरी कक्षों और तिरछे अक्षों से होकर गुजरना पड़ता था। इसके अतिरिक्त सभी मंदिर एक जैसे बने होते थे, अतः वे घर जैसे दिखते थे। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं है कि मंदिर मानव जीवन से जुड़ी लगभग सभी गतिविधियों के केंद्र बिंदु थे। इतिहास गवाह है कि सुमेरिया के नगर राज्यों पर ऐसे सरदारों अथवा राजाओं ने शासन किया जो पुजारी भी थे। संदर्भित काल में राजस्व पुजारियों के कामकाज से जुड़ा हुआ था। इसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति पुजारी एवं शासक दोनों रूपों में कार्य करता था। इस प्रकार मंदिर एवं पूजा स्थल के साथ साथ प्रमुख पुजारी और शासक का निवास स्थल भी था। इसके अतिरिक्त मंदिर सार्वजनिक जीवन का केंद्र बिंदु भी था। सार्वजनिक जीवन से संबंधित कार्यों का जो मार्गदर्शन है मंदिर से ही किया जाता था। मंदिर में गोदाम, कारखाने तथा कारीगरों के बड़े बड़े निवास सम्मिलित थे। मंदिर व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक आदि के रूप में भी कार्य करता था। इन्हीं मंदिरों में जादू टोने से बीमारियां ठीक की जाती थी। इसी स्थान पर लिखाई पढ़ाई का कार्य संपन्न होता था। साथ साथ ज्योतिष जानने वाले इसे प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करते थे। इस प्रकार मंदिर धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु होने के कारण आकार, प्रकार और क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से घर जैसे होते थे। क्वेश्चन 12 पूछा गया था कि प्राचीन काल में रोम में हुए आर्थिक विकास की चर्चा करें, इसका परिणाम क्या हुआ। तो हम देखेंगे कि जो रोमन साम्राज्य था, यहाँ जहाँ एक और राजनीतिक दृष्टि से विस्तार कर विश्व के विस्तृत भूभाग पर अपनी पहचान बनाई, वहीं आर्थिक विकास भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। शुरुआती चरण में रोम की जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे वह काफ़ी विकसित हो गई, जिसका वर्णन हम इस प्रकार करेंगे कि पहला पॉइंट हम देखेंगे कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो अन्य सभ्यताओं की भांति इस सभ्यता में भी लोगों का जो प्रारंभ में मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि जहाँ व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का आधार थी, वहीं पूर्ण अर्थव्यवस्था का केंद्र भी थी। रोम के लोग अपनी खाद्यान्न संबंधी जरूरतें कृषि से पूरी करते थे। गेहूं, जौ, बाजरा, मटर, अंजीर व अंगूर का उत्पादन मुख्य था। राज्य के विस्तार के कारण नारंगी व जैतून भी उत्पादित होने लगे। जैतून का तेल रोम साम्राज्य से सर्वाधिक निर्यात किया जाने लगा। यहाँ यह सत्य है कि साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ व्यापार की तुलना में कृषि का विस्तार कम हुआ, लेकिन कृषि करने की पद्धति में अवश्य बदलाव आया। सेकंड हम देखेंगे पशुपालन कैसा था। तो रोम सभ्यता में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शुरुआती दिनों में मुख्य व्यवसाय था। यह व्यवसाय कृषि व्यवस्था के साथ तो जुड़ा हुआ था, साथ ही ये आजीविका का एक स्वतंत्र साधन भी था। घोड़ा, गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, भेड़ व बकरी इस समाज में मुख्य पालतू पशु थे। अब पशुओं के भी व्यापार के लिए मेले और मंडियों का भी आयोजन होने लगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे उद्योग कैसे थे। तो रोमन सभ्यता के शुरुआती चरण में उद्योग धंधे मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे, परंतु व्यापार की उन्नति ने वहां पर कारीगरी व दस्तकारी का वातावरण बना दिया। इस काल में सर्वाधिक विकास लकड़ी व चमड़ा उद्योग का हुआ। रोमन साम्राज्य के विकसित काल में सूती व ऊनी कपड़े की राज्य में तथा बाहर बहुत अधिक मांग हो गई थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य व पश्चिमी दोनों में कांच के सामान का उत्पादन लगातार बढ़ता गया। लकड़ी के जहाजों ने तो रोमन सभ्यता की ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया था। फोर्थ पॉइंट है व्यापार कैसा था। व्यापार की दृष्टि से रोमन साम्राज्य बहुत उन्नति पर था। साम्राज्य की स्थापना के समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा थोड़ा बहुत आंतरिक व्यापार भी होता था, परंतु राज्य के विकास के साथ साथ व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया। व्यापार का यह विकास आंतरिक व बाह्य दोनों संदर्भ में हुआ। व्यापार जल व थल दोनों से होता था। रोम के व्यापारी विश्व के प्रत्येक कोने में व्यापार के लिए जाया करते थे। इसी बात को स्पष्ट करते हुए रोम के साहित्य में यह पंक्ति बार बार लिखी मिलती है कि सभी सड़कें रोम को जाती है। रोम का विदेशी व्यापार भारत, चीन, मिस्र, सीरिया, अरब क्षेत्र व अफ्रीकी देशों के साथ होता था। आंतरिक व्यापार में भी साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तरह तरह के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटकों व कंटेनरों में ले जाया जाता था, जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। रोम के पास मोंटी टेस्टमियो में 5 करोड़ से अधिक ऐसे मटकों के अवशेष पाए गए। ऊपर से बंद मुंह में कंटेनरों को हेरूल कहा जाता था। ये प्राय स्पेन में जैतून के तेल के लिए प्रयोग होते थे।
यही है रूल अंगूर की शराब के लिए प्रयोग किए जाते थे। सिसिली के क्षेत्र में बढ़िया किस्म के गेहूं की मांग पूरे साम्राज्य में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि यास से आपका क्या अभिप्राय है और इसके नियम क्या थे। तो यास पर जो विस्तृत जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें डेविड ओयलन के शोध से। और यास होता क्या था कि यास एक विधि संहिता थी जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज खान ने इसको 1206 ईस्वी में जो किरिलताई सभा थी उसमें लागू किया था। प्रारंभिक रूप में यास को क्या लिखा जाता था, यसाक लिखा जाता था, जिसका अर्थ होता था विधि यानी कानून, आज्ञापति व आदेश। यसाक का संबंध प्रशासनिक नियमों से था जिसमें आखेट के नियम, सैन्य से जुड़े हुए नियम और डाक प्रणाली का संगठन इससे जुड़े इसमें नियम होते थे। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया। इसका मतलब होता था चंगेज खान की विधि संहिता। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर प्रशासन किया जिनके अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम होते थे। हालांकि मंगोलों का अपना राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी ये अल्पसंख्यक ही थे। उनके लिए अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा का एकमात्र उपाय उस पवित्र नियम के अधिकार के दावे के जरिए हो सकता था जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। यास जो है वो मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, किंतु उसे चंगेज खान की विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया जिसकी प्रामाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यास मंगोलों को सम्मान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। उसने चंगेज खान और उनके वंशजों से मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। यास ने उनको अपनी कबीलाई पहचान बनाए रखने और अपने नियमों को उन पराजित लोगों पर लागू करने का आत्मविश्वास दिया। यास एक सशक्त विचारधारा थी। इसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई। 14 जो क्वेश्चन था वो था कि मेसोपोटामिया के समाज में दासों की स्थिति कैसी थी। तो मेसोपोटामिया में एक निम्न वर्ग था और निम्न वर्ग में आपके कामगार, कृषक आदि होते थे। ये लोग मुख्यतः नगर के बाहरी भाग में रहते थे, लेकिन समाज में सबसे निचला स्थान जो था वो निश्चित ही गुलामों का था। गुलामों का जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं था। गुलाम मुख्यतः युद्धबंदी होते थे। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े पर काम करना अनिवार्य होता था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। कानून सबके लिए बराबर नहीं था। उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा यदि निर्धन वर्ग के साथ अपराध किया जाता था तो उसे अधिक कठोर दंड नहीं मिलता था। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है इसको कि रोमन सभ्यता में जो दासों की स्थिति कैसी थी। तो रोम में दास प्रथा एक मुख्य संस्था थी जिसके श्रम के आधार पर रोम का कुलीन वर्ग ऐशो आराम का जीवन बिताता था। विशेष तौर पर जब रोमनों ने प्यूनिक वार जब हुए, प्यूनिक युद्धों में कार्थेज को जीत लिया तो लाखों दासों को इटली में लाया गया। ये दास कुलीनों के खेतों या घरों या अन्य स्थानों पर काम करते थे। वस्तुतः दास श्रम रोम की अर्थव्यवस्था का आधार बन गया था। दास रोम की जनसंख्या का 40% भाग थे। जैसा कि ज्ञात होता है कि ऑगस्टस के काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे। रोमन कुलीन वर्ग जो था वो दासों का प्रयोग अपने खेतों पर काम करने के लिए करते थे। वे भारी हल से खेत जोतते थे, होई से मिट्टी को नरम बनाते थे। दास अपने हाथों से मील में अनाज पीसते थे, अंगूरों तथा जैतून से शराब व तेल निकालते थे। दास पशुओं को चराते थे। खेतों के अलावा दास खान खोदने व सड़क बनाने के काम करते थे। कारखानों और जहाज़ों पर भी उनसे काम लिया जाता था। दास अखाड़ों में उच्च वर्ग के लोगों का मनोरंजन भी करते थे। तो इस प्रकार हम रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति और उनके कार्यों का वर्णन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया था कि कुबलाई खान पर एक नोट लिखें। तो चंगेज खान के बाद सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण साम्राज्य जो था वो था कुबलाई खान का। वह चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तुलुई का बेटा था। 1234 ईस्वी में मंगोलों द्वारा पूर्वी चीन पर अधिकार कर लेने के बाद से ही विद्रोह की स्थिति बन रही थी।
कुबलाई ने पूरे चीन को जीतकर इसकी राजधानी बीजिंग बनाई तथा इसका नाम खान बिलक रखा। कुबलाई ने यहाँ उसी प्रकार शासन किया जैसे यहाँ के युआन वंश के शासक करते थे। इसमें उसने मंगोल व चीनी क्षेत्रों के तत्वों का समावेश किया। इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में भी उसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुबलाई के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने उसके द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुरूप शासन किया। 14वीं शताब्दी में येलो यानी पीली नदी में आई बाढ़ तथा उसके बाद के अकाल ने इस राज्य को कमजोर बना दिया। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया था कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको। तो गद्यांश आपने पढ़ना था और उत्तर देना था। जिसमें प्रश्न पहला पूछा गया था कि मंगोल पूर्व और पश्चिम कबीलों में किस आधार पर परस्पर संबंध थे। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा कि जो मंगोल थे वो पूर्व में तातार, कितान और मंचू लोगों से तथा पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता के आधार पर परस्पर संबंध थे। सेकंड आपका पूछा गया था मंगोलों की जीविका के क्या साधन था। तो मंगोलों की जीविका का जो साधन था वो था एक था पशुपालन और दूसरा था शिकार। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आधुनिक मंगोलिया राज्य के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कि जो पश्चिमी भाग था उसमें ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों तथा बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। फोर्थ है कि मंगोल कौन कौन से पशु पालते थे। तो मंगोल जो है वो घोड़े, भेड़ और कुछ अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊंटों को पालते थे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूछा गया था कि रोमन सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, अथवा इसमें सेकंड पूछा गया था मेसोपोटामिया सभ्यता में विभिन्न प्रकार के शहरों का वर्णन करें। हम ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रोमन सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो चौथी 5वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था तथा बाइजेंटाइन के नाम से जाना जाता था। परंतु धीरे धीरे साम्राज्य के संचालन में अनेक कठिनाइयां आरंभ हो गई और इस विशाल व समृद्धशाली साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। प्रथम जो कारण था वो था कि रोमन साम्राज्य का विशाल होना एक प्रमुख समस्या थी। साम्राज्य विस्तृत होने से इस पर पूर्ण नियंत्रण रख पाना असंभव होने लगा था। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के पश्चात साम्राज्य पर अयोग्य एवं दुर्बल सम्राटों का शासन था जो इस विस्तृत साम्राज्य को नहीं संभाल सके। सेकंड आपका कि रोमन सम्राट साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते थे और इस नीति को पूर्ण करने के लिए उन्होंने विशाल सैन्य संगठन किया था, किंतु कालांतर में इस सेवा में दुर्बलता आ गई और यह शक्ति क्षीण होने लगी, जो साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी। थर्ड था आपका कि आर्थिक दुर्दशा भी इस साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण रही। राज्य के नौकरशाही पर अपार धनराशि खर्च की जाती थी। खर्च बढ़ने के परिणाम स्वरूप करारोपण अत्यावश्यक हो गया। इस करारोपण की दर अधिक थी, यानी कर जो लगाए गए वो उनकी दर अधिक थी, जिससे विद्रोह होने लगा, जो पतन का एक अन्य कारण बना। जो चौथा कारण था वो था कि रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी के लगभग राजधानी का परिवर्तन कर दिया और नई राजधानी कुस्तुनतुनिया नगर को बनाया गया, जिससे सम्राट का सारा ध्यान इस नगर पर केंद्रित रहा। साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों पर वह समान रूप से ध्यान नहीं दे सका और साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों पर जो बर्बर जातियां थी उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इन्हीं कारणों से जो रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जो शहर थे उनका वर्णन करना था कि कितने प्रकार के शहर थे। तो हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्राचीन नगर एक जैसे नहीं थे। उदय एवं विकास के आधार पर उन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका था कि मंदिर केंद्रित शहर। इनका जो केंद्र था वो धर्मस्थल अथवा मंदिर था। सुमेर के अधिकांश शहर जैसे उर है, उरुक है या नीपुर, ये सारे मंदिर केंद्रित ही थे। ये मंदिर देव लोक तो थे ही, साथ ही सत्ता तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। ऐसे शहरों की शुरुआत साधारण बस्तियों से हुई। लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार शुरू में कच्ची ईंटों के छोटे छोटे मंदिर बनवाए। इनमें वे अपने आराध्य देव को अन्न, मछली, दूध, दही आदि का चढ़ावा चढ़ाते थे। धीरे धीरे यही मंदिर सार्वजनिक स्थल बन गए। यहाँ आर्थिक गतिविधियां भी होने लगी। मंदिर के साथ प्रांगण में ऊन की कताई, कपड़ा बुनाई और आटा पिसाई जैसे काम भी होने लगे। व्यापार कार्य भी यहीं से होने लगा। समुदायों के मुखियाओं ने मंदिरों में कीमती भेंटें चढ़ाकर लोगों पर प्रभाव स्थापित कर लिया। दूर दराज के क्षेत्रों से भी मंदिर के लिए कीमती पत्थर मंगवाए गए।
साथ ही इन मुखियाओं ने उत्पात मचाने वालों को जीतकर लोगों को सुरक्षा दी। मंदिर में आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन्होंने अपना प्रभाव और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार धीरे धीरे शहर में विजेता मुखिया पुरोहित राजा यानी पेटसी बन गया। आसपास के लोग शहरों में आ बसे ताकि सुरक्षा मिल सके और राजा को आसानी से इनमें सैनिक मिल गए। तो इस प्रकार जो मंदिर थे उसके आसपास शहर बस गए। सेकंड जो आपका था व्यापार केंद्रित शहर। वैसे तो व्यापार प्रत्येक शहर की विशेषता रही, लेकिन यह वो शहर थे जो मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों के कारण ही विकसित हुए थे। ये मुख्यतः व्यापारिक मार्गों व नदियों के किनारे फले फूले। मेसोपोटामिया का जो मारी शहर है इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके आसपास की जमीन अधिक उपजाऊ नहीं थी। यह फरात नदी के किनारे घास के मैदानी क्षेत्र में पड़ता था। यह एक ऐसे व्यापारी स्थल के तौर पर उभरा जहाँ से होकर दक्षिण के सुमेर तथा उत्तर में तुर्की, सीरिया और लेबनान के बीच जल मार्ग से व्यापार होता था। व्यापार की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जरूरी थी, क्योंकि इस क्षेत्र में पशुपालक समुदाय जैसे एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन व अकदी आदि थे, वो आते जाते रहते थे। इससे लूटपाट का खतरा भी बना रहता था। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के बाद यह शहर एमोराइट समुदाय के शासकों की राजधानी के रूप में खूब फला फूला। इनमें जिमरिलिम नामक प्रसिद्ध शासक का वर्णन आता है, जिसने सन 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। यह 200 कमरों वाले एक 2.4 हेक्टेयर में फैले एक विशाल और सुंदर महल में रहता था। तीसरे प्रकार के जो शहर हैं वो हैं सत्ता केंद्रित शहर। ये सत्ता केंद्रित वो शहर थे जिनके उदय और विकास में सत्ता की मुख्य भूमिका रही। इन्हें शाही शहर भी कहा गया है। यह शुरू में स्थानीय शासकों की सत्ता के केंद्र रहे और बाद में इनमें से कुछ बड़े शहर राज्यों की राजधानियों के रूप में विकसित हुए। इन शहरों में शासक, उसके दरबारी, उसके सैनिक अधिकारी तथा सेना, बड़ी संख्या में इनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले दस्तकार, सेवादार, दास, ये सभी इसमें रहते थे। तो इस प्रकार जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें 3 प्रकार के शहरों का हमने वर्णन किया। जो लास्ट क्वेश्चन आपका था 17 कि विश्व के मानचित्र में रोमन साम्राज्य का विस्तार आपने दिखाना था। तो आपको वर्ल्ड मैप दिया गया था जिसमें आपने भूमध्य रेखा के चारों ओर रोमन साम्राज्य दिखाना था। आप इस मैप को ध्यान से देख सकते हैं कि जो येलो कलर में दिखाया गया आपका भूमध्य रेखा के चारों ओर जो येलो येलो दिख रहा है आपका येलो कलर में, ये सारा आपका क्या था? रोमन साम्राज्य था। और अगर आप इसको इस मैप में देखेंगे तो जो भूमध्य सागर है इसके चारों ओर जो येलो कलर में आपका दिखाया गया है ये सारा का सारा आपका रोमन साम्राज्य था। तो वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से इसको देख सकते हैं और अपने मानचित्र में इसको भर सकते हैं। तो आपके पेपर में इतना ही था। इसके साथ वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।